अपने वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो अभी छात्रों के मन में कुछ सवाल पैदा होते हैं जो हमारे भी जीवन में हुए थे, फिर हम बड़े हुए तो क्या है कि हम शिक्षक को ये पूछ नहीं पाते थे। तो आज हमारे साथ बोरुदा के वन ऑफ द टॉप स्कूल में आती है नालंदा विद्यापीठ, तो उनके डायरेक्टर है श्रीमान कुलदीप सिंह विजेता और उनके साथ कंधा से कंधे मिलाकर उनकी वाइफ है श्रीमती गरिमा मैम। तो आज हम इनसे सभी क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे, उनके आंसर इनके हिसाब से क्या होने चाहिए। छात्र के जीवन में एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहले उसकी नीड होती है, तो एजुकेशन भी उसकी नीड होती है, तो क्यों जरूरी है एजुकेशन? अगर देखें तो छात्र के जीवन का सबसे मेन बेस एजुकेशन ही है। शिक्षा के बेस पे उसको आगे बहुत सारे फील्ड में अपॉर्चुनिटी मिलती है, और चाहे बच्चा जॉब करे, चाहे सेल्फ बिजनेस करे, चाहे खुद का स्टार्टअप करे, ये सब एजुकेशन बेस पे डिपेंड करता है। बच्चा कितना पढ़ा लिखा है, कितना उसको एजुकेशन है, नॉलेज कितना है, दुनियादारी का कितना है, ये सब शिक्षा के बेस पे आगे बहुत सारी आज एक मतलब थर्ड ग्रेड टीचर से लेकर यूपीएससी, आईपीएससी या आरपीएससी जो भी तैयारी करे, उन सब का बेस एजुकेशन ही। एजुकेशन के बेस पे बच्चा आगे बढ़ता है, और एक मूल्यांकन आज के जमाने में एक बच्चे के एजुकेशन के बेस पे ही होता है। इसके बैकग्राउंड कितना है, बच्चा पढ़ा लिखा कितना है। इतने पढ़े लिखे नहीं तो उनको व्यवहारिक नॉलेज था, लेकिन नौकरियों के लिए, आगे फील्ड के लिए, न्यू जॉब के लिए, और बाकी आजकल आईटी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, और ये तो पढ़ाई से ही संभव होगा। बच्चा कहीं बाहर भी जाता है तो वही पूछते हैं क्या करते हो, बिना एजुकेशन तो बच्चा जवाब भी क्या दे। उनके पास कोई डिग्री होगी, एजुकेशन होगी, तो बच्चा जवाब देगा मैं अभी ये कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम। शिक्षा बहुत जरूरी है जीवन में। तो उनमें एजुकेशन ये माना जाता है कि लड़का एजुकेटेड हो तो ही अच्छा होगा, लड़की घर का काम करे तो इसके ऊपर आप। और लड़की 2 घर को संभालती है, लड़का 1 को संभालता है। तो मेरे हिसाब से तो लड़की की एजुकेशन लड़के से भी ज़्यादा जरूरी है, और लड़का लड़के में भेदभाव तो बिल्कुल संभव ही नहीं है, रखना भी नहीं चाहिए, बहुत गलत है। ये अन्याय है, अपनी संतान के बीच में अन्याय की बात करते हैं। अगर ऐसी बात करते हैं ना तो ये सरासर गलत है, ऐसी करनी भी नहीं चाहिए। इसके खिलाफ कदम उठाने चाहिए ताकि हम हमारे समाज को सुधार सकें। आजकल क्या है कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो अब एक स्कूल बैग लेके आता है बच्चा 10-15 किलो का। अगर हम बाहर विदेशों में एजुकेशन की बात करें तो वो सिंपल एक टैबलेट या लैपटॉप लेके जाता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो टेक्नोलॉजी एजुकेशन में आनी चाहिए? ग्रामीण एरिया में जैसे आजकल अर्बन एरिया, बड़े महानगरों में जाओ तो ये आजकल ये टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है कि बिल्कुल बैग का वेट कम कर दिया, बैगलेस भी बुलाते हैं। आजकल बहुत सारे बड़े ब्रांड स्कूल हैं, बिल्कुल बैगलेस बुलाते हैं, और बच्चों को वही काम करते हैं जो उनका बैग वही रखवाते हैं, बाकी तो जो भी काम करते हैं उनको ऑनलाइन घर पे दे दिया जाता है। वैसे काफी सारे इसमें प्लस पॉइंट है, कुछ एक नेगेटिव भी है, क्योंकि हो सकता है बच्चा जब छोटा बच्चा वो इन तरह के देखते तो थोड़ा मन विचलित होता है, और लिखित वर्क जैसे रिटर्न वर्क नहीं होगा तो बच्चे की राइटिंग नहीं सुधरेगी, और आज के जमाने में राइटिंग का भी एक वैल्यू होती है। वर्त संबंधी सुधियाँ जैसे मैंने कई बार बताता हूँ, वो ऑनलाइन में पता नहीं होगी, लिखित में होगा तो टीचर चेक करेगा कि आपने ये गलत लिखा है, इसको इस तरीके से लिखो। तो दोनों चीज होनी चाहिए। ये जैसे आईटी फील्ड भी होना चाहिए, साथ साथ कुछ लिखित वर्क भी होना चाहिए, क्योंकि हर जगह आज कहीं पर फील्ड में हर जगह टैबलेट से काम नहीं चलता है। आज एक आदमी लड़का किराने की दुकान करता है, चाहे बिजनेस करता है, चाहे व्यापार करता है, रिटर्न वर्क भी जरूरी है। तो मेरे हिसाब से दोनों का इक्वल वेटेज होना चाहिए, ये भी जरूरी है तो साथ साथ लिखित वर्क भी होना चाहिए। अपने बच्चे को शिक्षा से दूर रखता है ना, तो वो सोचता है कि नहीं मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने बच्चे को एजुकेट कर सकूं, तो वो अपने बेटे के एजुकेशन से दूर रख के उसके बच्चे को भविष्य में उसका भुगतान करना पड़े। सर पैसा तो सरकारी स्कूल में बिल्कुल भी नहीं लगता है, पैसा और पढ़ाई की कोई मतलब ही नहीं है। सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ भी तो डाल सकते हैं। हर ठाणी में, हर गांव में सरकारी स्कूल है, वहाँ कुछ भी पैसा नहीं लगता है, बच्चा फ्री में पढ़ता है, खाना और किताब कॉपी भी फ्री में देते हैं। पर क्या है कि वो तो पेरेंट्स की समझ है, एजुकेटेड नहीं है, हाँ इसलिए हाँ। तो उनको अगर आसपास कोई पढ़े लिखे हो और अगर उनका सपोर्ट करे और बच्चे का सपोर्ट करे तो ऐसा करना चाहिए। ऐसे ही समाज सुधरेगा, गाँव सुधरेगा। वो खुद है ना, मतलब अनएजुकेटेड है इसलिए वो बच्चे को काम पे भेज देते हैं। वो बोलते हैं नहीं हमारे पास इतना टाइम नहीं है। बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है। पेरेंट्स वो एजुकेशन की वैल्यू नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहते हैं 4 दिन मजदूरी पे जाएगा तो 200-500 कमा के बच्चे के साथ तो सर अन्याय ही हुआ ना। लेकिन उनको जागरूक करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। उनके आसपास जैसे मैडम ने बताया तो जो एजुकेटेड लोग हैं उनको समझाना चाहिए, मोटिवेट नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे हम समझदार हैं, सामने से निकल रहे हैं, किसी के साथ कुछ धोखा हो रहा है या अन्याय हो रहा है, तो अपन को वहां से आंख बंद करके नहीं निकलना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। हमारी ये मानव फर्ज बनता है कि हम इनका सपोर्ट करें।
जैसे मैडम, जैसे 10th क्लास बच्चा होता है ना, तो उसको सारे सब्जेक्ट इक्वली पढ़ाए जाते हैं। जब वो 11th में आता है तो वो सब्जेक्ट चूज करता है अपने हिसाब से। तो कई जगह पे ऐसा होता है कि जैसे कि उसकी फैमिली है, पेरेंट्स है, तो वो बोलते हैं कि बेटा तेरे को डॉक्टर बनना जरूरी है, तो वो उस डिसाइड खुद का नहीं होता है, वो पेरेंट्स का डिसाइड। बिल्कुल होता तो है, फिर वो हाँ, आगे जाके बच्चा होता है ना, वो उसमें फंस जाता है। ये ना खुद का हुआ होता है। ना टीचर्स का हुआ, तो उसके जीवन में ये करना जरूरी है कि नहीं, पेरेंट्स का जरूरी है। नहीं सर, बच्चे का जरूरी है। जो बच्चा चाहता है ना वो करो। आगे से प्रेशर से बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। बच्चे का साइंस में है, जैसे डॉक्टर पढ़ना चाहता है, साइंस है, बायो है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, बच्चे को समझ में नहीं आए तो फिर बच्चे के साथ उल्टा धोखा होता है। तो बच्चे के पसंद के हिसाब से सब्जेक्ट लेते हैं तो बच्चा आगे ग्रोथ करता है। तो फ्यूचर में उसके लिए क्या? काफी सारे हैं, डॉक्टर को जरूरी नहीं है, काफी सारी है। जरूरी किसी में भी जा सकता है बच्चा, जिसमें बच्चा रुचि ले रहा है, बस जिस सब्जेक्ट में रुचि ले रहा है, जो सब्जेक्ट उसके लिए इजी होता है। जैसे इजी सब्जेक्ट है तो मैथ और बायो से तो इजी काफी इजी रहता है, तो बच्चा इजी वे में कर सकता है। एग्रीकल्चर में काफी सारे फील्ड है, उसमें भी बच्चा जा सकता है। ग्रामीण एरिया का बच्चा आराम से इजी कवर कर सकता है। इजी सब्जेक्ट इजी रहता है बच्चे के लिए। अब ग्रामीण में क्या होता है कि हमारे जो सरकारी स्कूल है ना, तो उनमें मेनली एक तो आर्ट्स हो गया, एक एग्रीकल्चर हो गया, इनके अलावा उनको सब्जेक्ट का भी पता नहीं है स्कूलों में। तो गवर्नमेंट टीचर लगे हुए हैं, उनको बताना चाहिए कि ये फील्ड है, ये उनके 10th में काफी चीजें बच्चों को बतानी जरूरी होती है कि इतने सारे है, आप कहीं भी जा सकते हो। ये नहीं है फिक्स है कि आप आर्ट्स ही लोगे, बायो ही लोगे, इसके अलावा कॉमर्स वगैरह कुछ भी ले सकते हो जिसमें आपकी रुचि है। और इसमें यह भी बताना चाहिए कि इस फील्ड में जाओगे तो इसमें ये फायदा मिलेगा, आपको ये जॉब मिलेगी, ताकि बच्चे को पता रहे। बाकी 12th तक बच्चा कर लेता है, सब्जेक्ट का पता नहीं रहता है, आगे भविष्य में क्या करना है कुछ भी पता नहीं। अगर प्लानिंग से बच्चा चलता है तो वो आगे बढ़ पाता है, कि शुरू से उसके दिमाग में बैठ जाता है मुझे यही इसी फील्ड में जाना है, मुझे यही जॉब चाहिए, तो दिमाग से प्रिपेयर रहता है, बच्चे को पता रहता है मुझे यही करना है। बच्चा आगे वाला सपना देखता है, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं इसके लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। बाकी पता ही नहीं, अंधाधुंध पढ़ रहा है बच्चे को खुद को पता नहीं है कि मुझे आगे जाके क्या करना है। तो ये होना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। तो आजकल हम स्कूलों में जाते हैं तो वैसे तो अब 90% ऑनलाइन हो गया है, 10% ऑफलाइन है। तो सर ऐसा क्यों है कि बच्चों की, मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना जो 8th में 9th में पढ़ते हैं, वो भी उनको ऑनलाइन क्लासेस इतनी पसंद आती है कि ऑफलाइन नहीं जाना? क्यों? ऑनलाइन देखो, अभी बीच में जब कोरोना काल आया था उस समय ये ऑनलाइन का ट्रेंड शुरू हुआ था। उससे पहले ज्यादा ऑनलाइन का था नहीं, ऑफलाइन का था। ऑनलाइन ऑफलाइन में यही फर्क है कि ऑफलाइन की वैल्यू ऑनलाइन से ज्यादा है। अब ऑनलाइन बच्चा नहीं डाउट पूछ सकता है, नहीं प्रॉब्लम पूछ सकता है, नहीं समाधान कर सकता है, नहीं वापस क्लियर कर सकता है। ऑफलाइन में एक लेक्चर आगे खड़ा है, बच्चा 10 तरह के क्वेश्चन पूछ के डाउट हाथों हाथ क्लियर कर लेगा। ऑनलाइन तो कब जरूरत होती है कि हो सकता है बच्चे से अभी छुट्टियां चल रही है, बच्चा कहीं स्कूल से दूर है, बच्चा किसी कारण से बीमार नहीं, स्कूल नहीं आ पा रहा है, उस दरमियान बच्चे को ऑनलाइन क्लासें लेनी चाहिए। बाकी ऑफलाइन की वैल्यू ज्यादा है। ऑफलाइन तो आज इतने सालों से पढ़ाई होती आ रही है, आखिर बेस तो ऑफलाइन ही है। एक फिजिकली हम दोनों बात करें, एक हम दोनों फोन पे बात करें, बहुत फर्क है। ऑफलाइन की वैल्यू ज्यादा है। ऑनलाइन तब आनी चाहिए जब बच्चा ऑफलाइन क्लास से ज्वाइन करने के लिए कैपेबल नहीं हो या उस प्रेजेंट नहीं हो, तब ऑनलाइन की वैल्यू। या फिर बच्चा छुट्टी के बाद घर पे ऑनलाइन क्लासें ले ली, लेकिन डाउट के लिए ऑफलाइन फेस टू फेस बैठ के वो ज्यादा, मैं ऑफलाइन को प्रिपेयर ज्यादा दूंगा। और बाकी ऑनलाइन का वेटेज 25% दूंगा तो ऑफलाइन को 75%। तो सर मैम, आप जैसे कि अब कोई पेरेंट्स आता है किसी स्टूडेंट का, तो वो एक पेरेंट्स आते हैं स्टूडेंट के, वो एजुकेटेड है, और एक स्टूडेंट के पेरेंट्स आते हैं वो अनएजुकेटेड है। तो उन दोनों की शिक्षा में क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं पढ़ता सर, स्कूल में शिक्षा बराबर पड़ेगी। उनके पेरेंट्स का उनकी शिक्षा के ऊपर पेरेंट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता सर, स्कूल पे रहता है, टीचर्स पे रहता है। जो स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे पढ़े लिखे पेरेंट्स के भी टीचर ही पढ़ाएगा और नहीं पढ़े लिखे पेरेंट्स के भी टीचर ही पढ़ाएगा। तो पढ़ाने वाले टीचर पे डिपेंड रहता है सर, ऐसे पेरेंट्स पे नहीं रहता है, वो स्कूल की जिम्मेवारी रहती है। क्योंकि बेस तो होता है ना, उससे घर से स्टार्ट होता है। वो नहीं, ठीक नहीं है, वो होता सर। शुरू से बच्चा स्कूल में आ गया तो स्कूल से होता है। कुछ एक ये भी होता है, कुछ सपोर्ट मिल जाता है पढ़े लिखे पेरेंट्स का। लेकिन ये भी हमने एक 20 एग्जाम्पल बता दूं, बिल्कुल अनपढ़ माँ बाप की औलाद है, RS IAS और डॉक्टर इंजीनियर भी बने। और यहाँ भी बताऊँ ना, जो अवेयर पेरेंट्स है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मैंने खुद के सामने मैं उदाहरण देखती हूँ। जैसे सीधे साधे पेरेंट्स है, पढ़े लिखे नहीं है इतने, फिर भी बच्चे उनके क्लास में टॉप करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे पेरेंट्स के ही बच्चे टॉप करें। अब पेरेंट्स को तो इस उम्र में पढ़ा नहीं सकते, वो तो जो पढ़ लिए सो पढ़ बच्चे लिए। के दिमाग पे नहीं, अब हम बच्चे की मेमोरी कितनी है। ये कर सकते हैं हम, इन पेरेंट्स को नहीं, आने वाली जनरेशन को पढ़ा तो आने वाली जनरेशन पढ़ी लिखी हो जाएगी।
तो एक नहीं तो अगली पीढ़ी में पूरा मतलब ये अपने समाज या जगह सुधर सकती है। जैसे ताकि- हमारे इधर का मैं बता रही हूँ, जैसे 10th बोर्ड में 97% बनाए थे बच्चों ने। उनके पेरेंट्स मम्मी और पापा दोनों बिल्कुल एजुकेशन उनकी जीरो के समान है, फिर भी बच्चों ने बनाया। तो अगर पेरेंट्स के एजुकेशन में फर्क पड़ता तो अभी मुझे दिखता, क्योंकि ये तो रिजल्ट सामने है। जैसे मैंने आपको पूछा था ना कि वो सब्जेक्ट चूज में, तो उसमें क्या हेल्प करते हैं कि एजुकेटेड हो और अनएजुकेटेड? उसमें थोड़ा फर्क रहता है, लेकिन बच्चा बड़ा होने के बाद जैसे 10th 12th में आता है, उनके फ्रेंड सर्किल भी रहते हैं, तो आपस में बातचीत करने में फर्क रहता है। वो बच्चे भी आपस में काफी बात करते हैं। एक बच्चा बोलता है मैं उस फील्ड में जाऊंगा, उसमें ये फायदा मिलेगा, तो उसमें आगे जाके फायदा मिलता है। पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं तो उनका थोड़ा बच्चे के लिए थोड़ा ज्यादा रहता है। बच्चे को खुद को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पेरेंट्स पर उसी हुई थाली दे देता है, बेटा ये करना है, इस फील्ड में ये है, आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, आप कहाँ जाना चाहते हो। जो कम पढ़े लिखे पेरेंट्स है उसके बच्चे के ऊपर थोड़ा बर्डन आता है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो 10 जनों के पास में, दूसरों के पास में जाएगा, जानकारी लेगा, अगर अवेयर बच्चा है तो। बाकी पढ़े लिखे पेरेंट्स के बच्चे के इतना नहीं होगा जो लोड जो अनपढ़ पेरेंट्स के बच्चे के पास। 25% तो वो पहले क्लियर हो जाता है कि हाँ, हमको इस फील्ड हाँ, में जाना है, ये हाँ। फील्ड अच्छा है इसमें। और जैसे कि सर हालांकि अभी मुद्दे चल रहे हैं इलेक्शन के, तो अभी बच्चे जैसे कि जेएनयू हुए, हमारे विश्वविद्यालय में इलेक्शन चलते हैं, तो उनमें स्टूडेंट्स को भागीदारी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? देखो इसमें क्या होता है कि अगर बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करता है तो एक उन बच्चों में नेतृत्व की भावना पैदा होती है। क्योंकि आप ये इतिहास उठा के देखो, जितने भी आज के जमाने में बहुत सारे नेता राजनेता, उनकी राजनीति स्कूल और कॉलेज से शुरू हुई है। लेकिन इसका प्लस माइनस दोनों पॉइंट है। उसमें लीडर या एक या दो जने बनते हैं और सक्सेस एक दो वही होते हैं। लेकिन ये स्कूल में इलेक्शन लड़ना, इससे क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी, इसकी शुरुआत, जैसे डेमोक्रेसी की शुरुआत यहीं से होती है। इलेक्शन की भावना, इलेक्शन लड़ना, प्रतिनिधित्व करना और एक टीम को लेके चलना, वो सब यहाँ से शुरू होता है। इससे क्या होता है, बच्चा एक प्रतिनिधित्व करना सीखता है, बोलना सीखता है, उसका हेजिटेशन दूर होता है और एक संगठन की शक्ति पैदा करता है। बड़े बच्चों में हम इधर एक्टिविटी भी कराते हैं इस तरीके की, ताकि बच्चा अभी से बोलना ये होना भी चाहिए, नुकसान नहीं है। लेकिन ये कि कई जने क्या करते हैं कि इसके चक्कर में पढ़ाई छोड़ के खाली कोरी राजनीति में लग जाते हैं, नहीं तो पढ़ाई के रहते नहीं, राजनीति के लायक रहते हैं। क्योंकि राजनीति में अगर 100 जने चलते हैं तो 2 या 4 सक्सेस होते हैं। 95% हर कोई नेता या राजनेता नहीं बनता है। लेकिन ये होना चाहिए भाई, एक स्कूल या कॉलेज तक रखे, इसके पैरेलल पढ़ाई बराबर करते रहे, ताकि क्योंकि आखिर बेस अपने एजुकेशन कर रहे हैं, तो इसमें ठीक है, इसमें बुराई भी नहीं, करनी भी चाहिए, बच्चों को कुछ नई चीज सीखने को मिलती है। देखो मैडम, अभी है ना सरकार, जैसे कि अभी हमारा पेपर हुआ था आईआईटी नीट का, तो वो लीक हो गया, तो गवर्नमेंट बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रही है या उनके साथ वो कुछ चाहती है कि ये बच्चा सीखे या न सीखे, उनका फ्यूचर डिसाइड कर रही है। वो पेपर लीक होता जा रहा है, इतना एक मिडिल क्लास का आदमी होता है ना, उसका बेटा होता है, वो इतनी तैयारी करता है, फिर भी वो पेपर लीक हो जाता है, तो इसमें सरकार का क्या रोल है? सर, इसमें ये सरकार तो करती नहीं है। पेपर लीक करने वाले तो कोई कोई मेंबर होते हैं, उसमें बीच में होता है। कोई सरकार तो थोड़ी ना कहती है कि पेपर आप लीक करो या किसी को दे दो। उनको सजा मिलनी चाहिए जो पेपर लीक कौन कर रहा है। ये इसमें सरकार थोड़ी ना कहेगी, कोई नेता थोड़ी ना कहेगा पेपर लीक करो, आप किसी को बेच दो पैसों से। ये बीच वाले करते हैं। मिली भगत होती है। जो बड़े बड़े जो, अब जैसे इस बार नीट का भी हुआ था, उसमें जो पेपर सेटर था, जो पेपर सेलेक्टर था, और वहीं से प्रेस से पेपर गायब करवा दिए। फिर उसके बाद आगे से आगे जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर वगैरह चलाते हैं, वो सिर्फ अपना रिजल्ट के लिए। अब जैसे नीट का देखो कि आज से 4 साल पहले किसी के 720 में से 720 नहीं आए थे। पिछली बार 100 कम से कम 100 कैंडिडेट है, 100 मतलब 720 में 720, 100% में से 100%, जो पॉसिबल ही नहीं। ये गलत है। सरकार को इसके ऊपर काफी सख्ती रखनी चाहिए, और जैसे एसओजी इस पे काम कर ही रही है, सीबीआई को भी जिस बार सौंपा हुआ है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जो ईमानदारी और मेहनत से काम करने वाला बच्चा वैसे बेचारा पीछे रह जाता है, और जिसके पास पैसे हैं, पैसा देके जो पेपर सेंटर वगैरह करते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। मतलब कम पढ़ा लिखा मेहनती बच्चा नहीं होता है, वो तो बढ़ जाता है आगे, और जो मेहनती होते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो बाकी उसके डिजर्व करते हैं, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। इसलिए सख्त कदम उठाना चाहिए, अभी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आरएस की भर्ती निकली है, पिछली 2 भर्ती निकली है, बिल्कुल साफ सुथरी निकली है। उसमें काफी गरीब परिवार के भी बच्चे निकले हैं, बड़े जो ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चे निकले। बिल्कुल उस भर्ती से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छी भर्ती निकली। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए पेपर में, ताकि बच्चे अच्छे से जो मेहनत करें उन्हीं का सिलेक्शन होना चाहिए। कायदा तो यही होता है। बिना मेहनत वाले अगर आगे बढ़ जाते, मेहनत वाला पीछे बढ़ जाता, वो बेचारे गरीब परिवार से होते हैं। इस चक्कर में
बहुत सारे बच्चे सुसाइड भी कर चुके होते हैं। तो ये तो एक के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, पूरा परिवार भी कर जाता है। लोगों ने लाखों रुपए का कर्जा ले रखा है, कर्जा नहीं उतार पाते हैं, उल्टी वो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेस होकर बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो हर तरह से नुकसान है, बच्चे चले जाते हैं हाथ से, पैसा निकल जाता है, कर्जा वापस चुकाने की स्थिति नहीं होती है, पूरा परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। सरकार को सख्ती करनी चाहिए ऐसे मामले में। तो सर जैसे कि अब देखा हमारे जो मंत्री वगैरह होते हैं उनके दूर दूर के रिश्तेदार बड़ी बड़ी जॉब पे लगे होते हैं। एक गरीब का बच्चा होता है ना, वो एक चपरासी की नौकरी के लिए वो आरएस से ज्यादा मेहनत करता है। सही बात है, ये तो ऑफिस की बात है। जो बड़े नेता होते हैं, बड़े रसूखदार होते हैं, उनके मतलब पहुंच डायरेक्ट अंदर तक होती है, इनमें उनका हाथ होता है मिली भगत करके। बाकी अब देखो जैसे पिछली बार हुआ था, एक घर में से 5 बच्चों का नीट में सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज से हुआ था। तो ये तो जो बड़े रसूखदार लोग, ये होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती होनी चाहिए, उनके खिलाफ इतनी तगड़ी कार्रवाई करे, इतनी सख्ती से करे, अगली बार गलती करने से पहले आदमी 5 बार सोचे इस बार गलती की तो वापस बहुत मतलब इसका नेगेटिव रिजल्ट रहेगा हमारे। अब धीरे धीरे हमारा राजस्थान का कोटा और सीकर होता है ना, एजुकेशन का हब बनता जा रहा है। पर मैडम वहाँ पे पिछले 2 सालों में लगभग 14,000 समथिंग सुसाइड हो गए, और लगभग माने तो 40 बच्चे हर पर डे सुसाइड होता है। और उसमें से आप सोच सकते हो 8th क्लास के 10th क्लास और 12th क्लास जो सुसाइड ध्यान से समझते भी नहीं है कि सुसाइड क्या होता है, वो सुसाइड कर रहे हैं। 8th क्लास के मैंने निकाला था पूरा रेशियो, 8th क्लास के 18.6% है, और 10th क्लास के 24, और मैडम 12th क्लास के 70.5%। अब देखो आप 8th क्लास का बच्चा सबसे ज्यादा हाई स्कोर पे जा रहा है, उसको तो पता ही नहीं है कि किताबों में और सुसाइड में क्या फर्क हो रहा है, फिर भी वो सुसाइड ये मानती हूँ जहाँ तक हो बच्चों को पेरेंट्स के पास में रहना चाहिए। पढ़ाई बच्चा 12th के बाद भी कर सकता है, 12th तक बच्चों को पेरेंट्स का प्यार मिलना भी पढ़ाई के साथ साथ बहुत जरूरी है। फिर बाद में आजकल बोलते हैं कि बच्चों का पेरेंट्स के साथ में अटैचमेंट नहीं होता है। मैं आधी गलती तो पेरेंट्स की खुद की मानती हूँ, क्यों बच्चों को आप इतना जल्दी दूर क्यों करते हो अपने से। अगर बच्चा सरकारी स्कूल में भी पढ़ के आगे बढ़ सकता है, प्राइवेट में भी पढ़ के आगे बढ़ सकता है, तो इतना जल्दी हॉस्टल में बच्चों को दूर रखना, पेरेंट्स से दूर रखना, बच्चे हॉस्टल में जाने के बाद में कितना संघर्ष करता है। मैडम अभी एजुकेटेड स्टूडेंट होता है ना, तो उसका मतलब उसका चुनाव है ना एक नेता करता है जिसकी क्वालिफिकेशन 10th पास है। तो उसमें क्या है कि क्या संदेश जाता है समाज में कि एक एजुकेटेड का एक सिलेक्शन अनएजुकेटेड पर्सन करता है। इसकी एक चीज होनी चाहिए, इसके बारे में एक बार ये तो चलो इंटरव्यू टाइप में हमने कई बार बात की है कि कई बार ये होता है कि जो शिक्षा मंत्री होता है वो खुद कम पढ़ा लिखा है, चिकित्सा मंत्री है वो किसी आर्ट्स के सब्जेक्ट से है, रक्षा मंत्री है वो खेती करने वाला था है, कृषि मंत्री है वो एक शहर का बड़े शहर का कोई रिटायर्ड अधिकारी होते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, सरकार को मंत्री के लिए भी एक जैसे क्राइटेरिया कैसे रखते हैं हर जॉब के लिए, इतना पढ़ा लिखा इसके लिए आवेदन कर सकता है। एक रिटायर्ड सीएमएचओ को अगर शिक्षा चिकित्सा मंत्री बनाया जाए और एक रिटायर्ड किसी प्रिंसिपल या लेक्चर या किसी प्रोफेसर को शिक्षा मंत्री बनाया जाए, एक रिटायर्ड रेलवे बड़े अधिकारी को रेल मंत्री बनवाया जाए, तो वो जितने अच्छे डिसीजन ले पाएगा ये दूसरे कम पढ़े लिखे, क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ, और डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है जनता का जनता के द्वारा, लोग पब्लिक मिलते हैं जिसको जनता का वोट बैंक होता है, जिसे जाति बहुल्य होता है, तो जाति बहुल्य के आधार पर यहाँ वोट जीते जाते हैं, और उसके आधार पर जिसकी राजनीतिक पहुंच ज्यादा होती है, रसूखदार होते हैं, उसको मंत्री पद दे दिया जाता है। जबकि सिंपल सी बात है, चिकित्सा मंत्री अगर एक किसी 12वीं पास नेता को बनाया जाए तो चिकित्सा के बारे में क्या जानेगा, उसको क्या पता मेडिसिन क्या होती है, इक्विपमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, पर इनको क्या हॉस्पिटल में सुविधाएं होनी चाहिए। अभी एक न्यूज में चल रहा है ना आज के दवाइयां नकली थी, ये तो दवाइयां तो बहुत गलत है, मेडिसिन से बहुत, अभी बीच में आई ड्रॉप नकली के बहुत सारे मतलब आंखों की रोशनी चली गई। तो होना ये चाहिए कि जिस फील्ड का जो प्रोफेसर या मतलब ज्ञाता है उसी को मंत्री पद दिया जाए, वो सबसे ज्यादा सुधार करेगा। एक टीचर से बड़ी स्कूल में सुधार कोई नहीं कर पाएगा। एक 10वीं पास किसी को बोलो साहब ये गांव का सरपंच है, और एक तक 8वीं पास है, उससे बढ़िया अगर वो सरपंच एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हो या रिटायर्ड प्रोफेसर हो तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सुधार कर पाए, क्योंकि उसको पता है कि कमियां कहाँ हैं, किन कमियों की वजह से समाज पीछे बढ़ रहा है, किन कमियों की वजह से बच्चा पिछड़ रहा है। एक रेल मंत्री, एक रेलवे का बड़ा अफसर को एक एक चीज पता होती है कि गलतियां कहाँ होती है, चोरी कहाँ होती है, बदमाशी कहाँ होती है, कहाँ सुधार किया जाता है। तो सबसे बढ़िया होता है कि उसी फील्ड के किसी सीनियर ऐसे अफसर को जिसका उस फील्ड का पूरा नॉलेज हो, उसको मंत्री पद दिया जाए, तो इसमें 5% नहीं 50% सुधार होगा।
लेकिन ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में जहाँ देखो जो जिसने जनता ने जीता दिया और जिसको सरकार का बहुमत है उसको मंत्री बना दिया जाएगा। तो ये तो सब सरकार को कदम उठाना चाहिए। जब आप देखो कि फ्यूचर में जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं ना, उनका खुद का पेपर लीक हो रहा है, तो डॉक्टर कैसे बनेंगे सर? अभी ये बताओ ना, गवर्नमेंट कॉलेज मतलब ये जो नीट सेलेक्ट हुए हैं एम से एमबीबीएस कर रहा है और उस बच्चे ने पूरा पेपर लीक लेकर उसको पेपर करके वो सेलेक्ट हुआ है, वो आगे डॉक्टर बन के क्या न्याय करेगा, क्या भला करेगा, क्यों लोगों को इलाज करेगा? तो ये तो देखो आखिर गवर्नमेंट पॉलिसी, इस गवर्नमेंट को इसमें डेडिकेशन मतलब छंटनी करनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। आखिर गवर्नमेंट अगर साफ सुथरा काम करेगी तो ही उसके नीचे अफसर कर पाएंगे। अगर गवर्नमेंट की तरफ से ढिलाई है, अफसर उसमें साथ नहीं दे रहे, इसमें आम पब्लिक क्या करेगी? आप और हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ आवाज उठा सकते हैं। आखिर निर्णय लेने वाले और दिल्ली में बैठे हैं, जयपुर में बैठे हैं, सचिवालय में बैठे हैं, राजभवन में बैठे हैं, मतलब मंत्रालय में बैठे हैं, आखिर निर्णय उनको लेना है। जो बड़े पद पे बड़े ओहदे पे बैठे हैं उनको साफ सुथरा काम करना चाहिए। जनता तो हमेशा साथ रहती है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।